वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 20 सितंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है बीमा सुगम मंच के बारे में। ये क्या है? तो अभी हाल ही में बीमा नियामक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने एक संचालन समिति का गठन किया है जो अपने महत्वाकांक्षी बीमा सुगम मंच के निर्माण के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगी। तो इसके बारे में जानते हैं। यह व्यक्तियों को जीवन, स्वास्थ्य, मोटर या संपत्ति बीमा पॉलिसी ऑनलाइन खरीदने में सक्षम बनाएगा। यह प्लेटफॉर्म बीमा कंपनियों, एजेंटों, दलालों और बैंकों और यहाँ तक कि एग्रीगेटर्स के लिए एक ही छत के नीचे आसान पहुंच प्रदान करेगा। प्लेटफॉर्म एक केंद्रीकृत डेटाबेस के रूप में कार्य करेगा जो उपभोक्ताओं को बीमा संबंधी सभी प्रश्नों में सहायता करेगा। यह नए या सैंडबॉक्स उत्पादों की त्वरित स्वीकृति का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। सिरिल अमरचंद मंगलदास को परियोजना के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। CAM की जिम्मेदारियों में धारा 8 गैर लाभकारी कंपनी का निगमन शामिल होगा जो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म की मालिक कंपनी है। प्लेटफॉर्म सभी व्यक्तिगत और वाणिज्यिक व्यावसायिक बीमा आवश्यकताओं का समर्थन करेगा और निर्धारित समय सीमा के भीतर उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इष्टतम उत्पादों की पहचान और तुलना करने में सहायता करेगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीमा पेशकशों के पूरे स्पेक्ट्रम में जीवन बीमा और इसके सभी प्रकार, टर्म प्लान, बचत, वार्षिकी और पेंशन योजनाएं आदि शामिल होंगे। इस प्लेटफॉर्म को बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के सभी बीमा उत्पादों के लिए एंड टू एंड डिजिटल ऑनबोर्डिंग यात्रा का प्रदर्शन करना होगा। हमारा अगला आर्टिकल है ऑपरेशन सजग के बारे में। आइए देखते हैं। ये भारतीय तटरक्षक बल ने अभी हाल ही में पश्चिमी तट पर एक तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग आयोजित किया है। यह पश्चिमी तट पर भारतीय तटरक्षक द्वारा आयोजित एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। इसमें भारतीय तटीय सुरक्षा निर्माण के सभी हितधारक शामिल थे। इस अभ्यास में सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस, बंदरगाह और भारतीय नौसेना सहित 118 जहाज को शामिल किया गया है। ये ड्रिल तटीय सुरक्षा तंत्र के पुनर्वैधीकरण की सुविधा प्रदान करती है और समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता को पैदा करती है। ड्रिल के दौरान समुद्र में मछली पकड़ने वाली सभी नौकाओं और शिल्पों के दस्तावेजों और चालक दल के पास की व्यापक जांच और सत्यापन किया जाएगा। इसमें सुरक्षा एजेंसियों को बायोमेट्रिक कार्ड रीडर भी जारी किए गए हैं। ये डोज की निगरानी के अलावा तटीय सुरक्षा निर्माण के तहत द्वीप सुरक्षा और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम को संस्थागत बनाया गया है। भारत तटरक्षक बल के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये एक सशस्त्र बल है जो भारत के समुद्री हितों की रक्षा करता है और समुद्री कानून को लागू करता है, जिसका अधिकार क्षेत्र भारत के क्षेत्रीय जल पर है, जिसमें इसके सन्निहित क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र भी शामिल हैं। इसका बैकग्राउंड जानते हैं थोड़ा। तो इसे औपचारिक रूप से 1978 में तटरक्षक अधिनियम 1978 के द्वारा भारत में एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मंत्रालय, तो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और ये इसका संगठन का नेतृत्व महानिदेशक भारतीय तटरक्षक करते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारा अगला आर्टिकल होयसला टेम्पल के एक पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इसी के बारे में है। तो आइए देखते हैं। तो ये अभी हाल ही में होयसल के पवित्र समूह, जिसमें कर्नाटक के 3 मंदिर शामिल हैं, इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तभी ये चर्चा में आए, देखते हैं इसको। तो ये होयसल के पवित्र समूह में होयसल मंदिरों का संग्रह शामिल है। इन्हें 12वीं से 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के 3 घटकों द्वारा दर्शाया गया है। इन 3 मंदिरों में शामिल हैं चिन्नाकेशव मंदिर। यह बेल्लूर या हसन जिला के परिसर में मुख्य मंदिर है जो पारंपरिक बस्ती के केंद्र में स्थित है, जो एक मिट्टी के किले और खाई के अवशेषों से घिरा हुआ है। दूसरा है होयसलेश्वर मंदिर। ये हेलेबिंदु हसन जिला में द्वार समुद्र तालाब के तट पर है। ये एक शहर जिसमें कई संक्षिप्त और असुरक्षित मंदिर, पुरातात्विक खंडहर और टीले हैं।
और तीसरा है केशव मंदिर। ये सोमनाथपुरा गांव के मैसूर जिला के केंद्र में है। ये मुख्य रूप से शिव और विष्णु जैसे हिंदू देवताओं को समर्पित है। कुछ जैन मंदिर को भी समर्पित है। होयसल मंदिर में एक बुनियादी डार्विनियन आकृति विज्ञान है, लेकिन मध्य भारत में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली भूमिजा विधा उत्तरी और पश्चिमी भारत की नागर परंपराओं और कल्याणी चालुक्यों द्वारा समर्थित कर्णता द्रविड़ विद्या का मजबूत प्रभाव इसमें दिखता है। इसकी वास्तुकला कैसी है? तो होयसल वास्तुकारों ने अन्य मंदिर प्रकारों की विशेषताओं के विस्तृत चयन पर विचार किया और सूचित किया, जिन्हें उन्होंने आगे संशोधित किया और फिर अपने स्वयं के विशेष नवाचारों के साथ पूरक किया। होयसल शैली का निर्माण पड़ोसी राज्यों से अलग पहचान बनाने के लिए समकालीन मंदिर विशेषताओं और अतीत की विशेषताओं के सावधानीपूर्वक चयन के माध्यम से किया गया था। मंदिरों की विशेषता अति वास्तविक मूर्तियों और पत्थर की नक्काशी है, जो संपूर्ण वास्तु शिल्प सतह, एक परिक्रमा मंच, एक बड़े पैमाने पर मूर्तिकला गैलरी, एक बहुस्तरीय फ्रिज और साला किंवदंती की मूर्तियों को कवर करता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मत्स्य 6000 के बारे में है। तो ये क्या है? तो आइए देखते हैं। तो भारत अब समुद्रयान लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसमें मत्स्य 6000 नामक पहला मानव युक्त पनडुब्बी शामिल है, जो 3 सदस्यीय दल के साथ बंगाल की खाड़ी में 6000 मीटर नीचे उतरेगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है मत्स्य 6000। यह राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान IIT चेन्नई NIT चेन्नई द्वारा विकसित एक मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन है। इसमें गहरे समुद्र में मनुष्यों को खनिज संसाधनों की खोज में सुविधा करने के लिए समुद्रयान मिशन के तहत विकसित किया गया था। इससे भारत उन 6 देशों यानी अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के बाद केवल एक बन जाएगा जिसमें 5000 मीटर से अधिक दूरी तक समुद्र के अंदर चालक दल के साथ अभियान चलाया होगा। इसका उद्देश्य तो ये हाइड्रोथर्मल वेंट और समुद्र में कम तापमान वाले मीथेन रिसने में केमोसिंथेटिक जैव विविधता को देखेगा। ये पर्यटन और समुद्री दक्षता को भी बढ़ावा देगा। इसे गहरे समुद्र में 12 घंटे तक काम करने की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है, जबकि आपातकालीन स्थिति में यह मानव सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपायों के साथ 96 घंटे तक काम कर सकता है। 80 मिलीमीटर मोटी टाइटेनियम मिश्र धातु से बना ये समुद्र तल से 600 गुना अधिक दबाव झेलने में सक्षम होगा। ये बिजली के लिए केबल, गुरुत्वाकर्षण, पानी और लिथियम आयन बैटरी पर निर्भर करता है। इसमें अल्ट्रा शॉर्ट बेस लाइन, एकॉस्टिक पोजिशनिंग सिस्टम, USBL की सुविधा भी होगी। इससे ट्रांसपोंडर ले जाने वाली मदरशिप को जानकारी भेजने और समरसेबिल को प्रतिक्रिया देने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे मदरशिप को पता चल जाएगा कि समरसेबिल कहाँ है। यहाँ एक प्लवनशीलता उपकरण है जो समुद्र के शीर्ष तक उठेगा। इस प्रकार पनडुब्बी को खोजने में मदद करेगा, भले ही वह फिर से सतह पर ना आ सके। अब देखते हैं मिशन समुद्रा क्या है। तो ये मिशन समुद्रयान ये गहरे समुद्र की खोज के लिए भारत का पहला मानवयुक्त मिशन है। इसे गहरे समुद्र के संसाधनों का अध्ययन करने और जैव विविधता का आंकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिशन पारिस्थितिकी तंत्र को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि समरसेबिल का उपयोग केवल अन्वेषण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह परियोजना बड़े गहरे महासागर मिशन का हिस्सा है, जो केंद्र सरकार की ब्लू इकोनॉमी नीति का समर्थन करती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस बहुसंस्थागत महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय है। आइए देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल विभव एंटी टैंक म्यूनिशन के बारे में है। आइए देखते हैं। ये 100 स्वदेशी निर्मित निष्क्रिय एंटी टैंक बारूदी सुरंगें, जिन्हें विभव के नाम से जाना जाता है, इनको हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है, तभी ये चर्चा में आया है। ये एक स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक खाद्यान्न है जो भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ एक संयुक्त उद्यम में पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। विभव एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक गोला बारूद है। इसे दुश्मन के सभी बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ गतिशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय सेना के लिए कल्याणी समूह द्वारा युद्ध सामग्री का उत्पादन किया जा रहा है।
इसकी विशेषताएं तो एंटी टैंक माइन नए जमाने के प्लास्टिक से बने हैं जो इसे अलग अलग क्षेत्र की स्थिति में भंडारण, हैंडलिंग और संचालन की आवश्यकताओं का सामना करने के लिए पर्याप्त ताकत और स्थायित्व प्रदान करती है। गोला बारूद यंत्रवत ये मैनुअल दोनों तरह से रखा जा सकता है। इसे संभालने के लिए सुरक्षित लक्ष्य के खिलाफ घातक और विश्वसनीय बनाने के लिए विभव में कई सुरक्षा और सक्रिय तंत्र शामिल किए गए हैं। एकीकृत विस्फोटक, यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा सुविधाएं अत्यधिक ऑपरेटर सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। युद्ध सामग्री में एक इलेक्ट्रॉनिक एंटी हैंडलिंग और एंटी लिफ्ट डिवाइस भी शामिल है जो एक बार सशस्त्र होने पर 120 दिनों तक सक्रिय रहेगी। इसमें मैकेनिकल टाइमर है, इसमें 120 दिन बाद ये अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। इसकी भंडारण अवधि 10 वर्ष है और इसमें भंडारण की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हमारा अगला आर्टिकल है गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के बारे में, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो आइए देखते हैं। तो ये एक गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने अभी हाल ही में विमुद्रीकरण अवधि के दौरान उनकी भूमिका के संबंध में हैदराबाद में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है, इसीलिए ये चर्चा में आया है। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक कॉरपोरेट धोखाधड़ी जांच एजेंसी है। एक कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक बहुविषयक संगठन है। इसमें अकाउंटेंसी, फॉरेंसिक, ऑडिटिंग, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, जांच और कंपनी कानून, पूंजी बाजार और कराधान के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य सफ़ेद पोश अपराधों, वाइट कॉलर क्राइम और धोखाधड़ी का पता लगाना और मुकदमा चलाना या मुकदमा चलाने की सिफारिश करना आदि है। और इसका बैकग्राउंड देखें तो ये इसकी स्थापना 2003 में स्टॉक मार्केट घोटालों, गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियों की विफलता और लुप्त हो रही कंपनियों और प्लांटेशन कंपनियों की पृष्ठभूमि में कॉरपोरेटर प्रशासन पर नरेश चंद्र समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। इसमें ध्यान रखना, ये नरेश चंद्र समिति के आधार की सिफारिशों पर ये लागू किया गया था 2003 में। एक किसी भी कंपनी के मामले की जांच SFIO को सौंपी जाती है, जहां सरकार की राय है कि किसी कंपनी के मामले की जांच करना आवश्यक है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 208 के तहत रजिस्ट्रार यह निरीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर किसी कंपनी द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव की सूचना पर कि उसके मामले की जांच की जानी आवश्यक हो जाती है। जनहित में या केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी विभाग के अनुरोध पर ये जांच शुरू की जा सकती है। इसका संगठनात्मक संरचना क्या है? तो SFIO का नेतृत्व भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के विभागाध्यक्ष के रूप में एक निदेशक द्वारा किया जाता है। निदेशक को अतिरिक्त निदेशकों, संयुक्त निदेशकों और उप निदेशकों, वरिष्ठ सहायक निदेशकों और सहायक निदेशकों, अभियोजकों और अन्य सचिवीय कार्यालय कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में है। हमारा अगला आर्टिकल है किसान ऋण पोर्टल के बारे में। आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में वित्त मंत्री और कृषि मंत्री ने 19 सितंबर को किसान ऋण पोर्टल का उद्घाटन किया। यह पोर्टल किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत सब्सिडी वाले ऋण प्राप्त करने में मदद करता है। इसे कई सरकारी विभागों के सहयोग से विकसित किया गया था। यह किसान डेटा के ऋण संवितरण, विशेषताओं, ब्याज छूट, दावों और योजनाओं उपयोग प्रगति का व्यापक दृश्य प्रस्तुत करता है। ये अधिक केंद्रित और कुशल कृषि ऋण के लिए बैंकों के साथ सहज एकीकरण को बढ़ावा देता है। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में बैंकों द्वारा समान रूप से अपनाने के लिए किसानों को उनकी जोत के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए शुरू की गई थी, ताकि किसान इसका उपयोग बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि जैसे कृषि आदानों के लिए आसानी से खरीदने के लिए कर सकें और अपनी उत्पाद आवश्यकताओं के लिए नगद पैसे निकाल सकें। इसे नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा विकसित किया गया था। ये किसानों को की निवेश ऋण आवश्यकताओं के लिए इस योजना को आगे बढ़ाया गया था। वर्ष 2004 में संबंध और गैर कृषि गतिविधियों ने योजना को सरल बनाने और इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 2012 में इस योजना पर फिर से विचार किया। इसे वाणिज्यिक बैंकों, RBI, लघु वित्त बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा कार्यान्वित
यानी संचालन किया जाता है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी खेती और अन्य ज़रूरतों के लिए एक लचीली यानी आसान और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एक एकल खिड़की सिंगल विंडो के तहत बैंकिंग प्रणाली के पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है। जैसा कि नीचे बताया गया है कि फसलों की खेती के लिए अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना, इसमें फसल की कटाई के बाद खर्च, उत्पादन, विपणन ऋण और किसान परिवार की उपभोग आवश्यकताएं शामिल हैं। कृषि परिसंपत्तियों और कृषि से संबंध गतिविधियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी, तो यह कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण की आवश्यकता होती है। इसमें पात्रता तो किसान, व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता जो मालिक कृषक है, वो किराएदार या किसान, मौखिक पट्टेदार या बटाईदार कोई भी हो सकता है इसका पात्र। और किसानों के लिए स्वयं सहायता समूह या संयुक्त देयता समूह जिनमें किराएदार, किसान, बटाईदार आदि शामिल हैं, ये इसके पात्र होंगे। इसकी विशेषताएं तो ये ध्यान रखना, हम लोग कृषि परिसंपत्तियों और कृषि से संबंधित गतिविधियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी पात्रता के लिए चर्चा कर रहे हैं, इसके हमने अभी बताए। और ये विशेषताएं इनमें, तो इसमें बैंक किसानों को एकल ऋण सुविधा, सावधि ऋण प्रदान करते हैं। योजना में किसान 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड वाले किसानों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत स्थायी विकलांगता और मृत्यु के लिए 50,000 रुपये तक या अन्य जोखिम के लिए 25,000 रुपये तक का कवर किया जाता है। इस योजना के तहत पहले वर्ष के लिए ऋण की मात्रा का आकलन खेती की लागत, फसल के बाद के खर्च और खेत के रखरखाव की लागत के आधार पर किया जाता है। अगले 5 वर्षों के लिए वित्त के पैमाने में वृद्धि के आधार पर ऋण स्वीकृत किया जाएगा। और दीर्घकालिक ऋण सीमा 5 साल की अवधि के दौरान प्रस्तावित निवेश और किसान की ऋण चुकाने की क्षमता के बारे में बैंक की धारणा पर आधारित करता है। पुनर्भुगतान की अवधि फसल की कटाई और उसका विपणन यानी बाजार अवधि के आधार पर तय की जाती है। बैंक 1.60 लाख रुपए तक के ऋण पर सुरक्षा नहीं मांगेंगे। केसीसी की वैधता, इनकी वैधता 5 साल होती है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है श्रेयस योजना के बारे में। तो ये श्रेयस योजना एक अम्ब्रेला योजना श्रेयस के तहत 2014-15 से 2022-23 तक 21,326 लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए कुल 1,628.89 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम यानी शेयर्स के 4 केंद्रीय क्षेत्र की उप योजना शामिल है। ये सभी उपयोजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। ये अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना का ये उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना है, ताकि वे सार्वजनिक निजी क्षेत्र में उचित नौकरियां प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी और प्रवेश परीक्षाओं में शामिल हो सकें और प्रतिष्ठित तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश सुनिश्चित कर सकें। योजना के तहत कुल पारिवारिक आय की सीमा 8 लाख प्रति वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा किसी परिवार की आय है तो उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। SC OBC छात्रों का अनुपात 70:30 है और प्रत्येक श्रेणी में महिलाओं के लिए 30% स्लॉट आरक्षित, मतलब 30% जगह आरक्षित की गई हैं। SC वर्ग में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में मंत्रालय इस अनुपात में छूट दे सकता है। हालांकि किसी भी स्थिति में 50% से कम SC छात्र को अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुसूचित जाति के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा, तो इस योजना का उद्देश्य पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहचानना और बढ़ावा देना है। यह योजना 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को कवर करेगी। ये एक बार प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति छात्र के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन पाठ्यक्रम पूरा करने तक जारी रहेगी। अगर कोई छात्र अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको स्कॉलरशिप आगे भी मिलेगी और सरकार उसको पैसा देगी उसकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इस योजना के तहत कुल पारिवारिक आय की कुल सीमा 8 लाख प्रति वर्ष होगी, जैसा कि हमने ऊपर बताया। वर्तमान में 266 उच्च शिक्षा संस्थान, जिसमें सरकारी संस्थान और सभी IIM, IIT और NIT, IIIT और एम्स जैसे निजी संस्थान शामिल हैं। इस योजना के तहत पूर्ण ट्यूशन फीस और वापसी योग्य शुल्क और शैक्षणिक भत्ता खर्च प्रदान किया जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना, तो ये क्या है? इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियाँ
भूमिहीन कृषि मजदूर और पारंपरिक कारीगर श्रेणियों में चयनित छात्रों को विदेश में स्तरीय पाठ्यक्रम मास्टर और पीएचडी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत ऐसे छात्र लाभान्वित हो सकते हैं जिनकी उम्मीदवार सहित कुल पारिवारिक आय रुपये 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। रुपए से कम है 8 लाख प्रति वर्ष, जिनके पास योग्यता परीक्षा में 60% से अधिक अंक हैं और जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है और शीर्ष 500 QS रैंकिंग वाले विदेशी संस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया है। जिनकी यानी अब दोबारा समझ लेते हैं, जिन लोगों की अनुसूचित जाति के लोग हैं इनकी 8 लाख से आय कम है और जिनके पास उनने परीक्षा जो ग्रेजुएशन करा है उसमें 60% से ऊपर अंक प्राप्त करे हैं और उनकी आयु सीमा 35 वर्ष से कम है, उन लोगों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस योजना के तहत पुरस्कार विजेताओं को कुल ट्यूशन शुल्क, रखरखाव और अक्षमिता भत्ता, वीजा शुल्क और आने जाने का हवाई मार्ग आज प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप, तो इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय संस्थानों कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में MPhil PhD डिग्री के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को फेलोशिप प्रदान की जाती है। यह योजना प्रतिवर्ष 2000 नए स्लॉट प्रदान करती है जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा UGC की जूनियर रिसर्च फेलोशिप, नेट JRF और साइंस स्ट्रीम के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप को UGC काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण की है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है, तो आइए देखते हैं। तो ये अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान, ये इडुक्की में मुन्नार के पास अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान में पझाथोट्टम क्षेत्र जीवन के भरपूर हरे भरे स्वर्ण रूप में मतलब अच्छे रूप से बदल गया है, तो तभी ये चर्चा में आया है। इसके लिए बहुत पहले से कार्य चल रहा था। तो आइए इसका लोकेशन देखते हैं। इसका लोकेशन ये अनामुड़ी 16 नेशनल पार्क है और इसके पड़ोस में कुरिंजीमाला वेटलैंड और चिन्नार वेटलैंड इसके इधर उधर है और बीच में ये लोकेशन में दिखाया गया है। और बाकी ये पॉज करके आपको देखना है तो देख लेना। साइलेंट वैली है, ये पेरियार नेशनल पार्क है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ये केरल राज्य में स्थित है और ये इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और पंपदम 16 राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य और मथिकेतन 16 पार्क से घिरा हुआ है। इसमें दक्षिणी उपोष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन और दक्षिणी पर्णपाती आर्द्र शीतोष्ण वन और नम पर्णपाती वन शामिल हैं। और ये घने 16 जंगलों में अनोखी चीज़ है जिसमें छोटे कद के पेड़ों का घना हिस्सा है और लाइकेन, काई और पर्वतरोहियों की शानदार उपस्थिति होगी। यहाँ पर वनस्पति, तो ये स्थान जड़ी बूटी और झाड़ियों की लगभग 174 प्रजातियों और पेड़ों की 62 प्रजातियों और पर्वतरोहियों की लगभग जो पर्वतीय पेड़ हैं उनकी 40 प्रजातियों का घर है, जिसमें से कुछ स्थानिक हैं। यहाँ पर जीव जंतुओं में तेंदुए, सिवेट, बिल्लियाँ, भेड़िए, भारतीय बाइसन, जंगली सुअर, हाथी, बाघ, पैंथर और स्लॉथ, भालू आदि पाए जाते हैं। तो हमारे आर्टिकल समाप्त हुए सारे। थैंक यू, धन्यवाद।